हाँ भाई, अब हम लोग साचार्य नियम को देखते हैं कि किस तरीके से सदिशों का योग साचार्य नियम को भी फॉलो करता है। तो देखो, हमने कोई वेक्टर, चलो मैं इस फिगर को फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी है। और ये कोई वेक्टर सी है और ये जो है ये वेक्टर डी है। क्लियर है? अब मैं ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर है, उनके नाम लिख देता हूँ। ये है ए, बी, सी और ये डी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। चेंजेस का मतलब कि कुछ इसमें लाइन क्रिएट करूँगा। ये ऐसे हमने खींचा और ये हमने ऐसे खींचा प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मीन्स अगर ए प्लस बी करें, लास्ट में वेक्टर सी को ऐड करें, वो इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। मीन्स पहले हम लोग वेक्टर बी प्लस सी करें, लास्ट में ए करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। खैर, ये चीज़ें हैं, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? अगर ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब कि वेक्टर सम जो है वो साचार्य नियम को फॉलो करेगा। तो देखो, इन त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में जब हम लोग देखेंगे तो अभी अभी हम लोगों ने त्रिभुज का नियम पढ़ा कि उसमें हमने पढ़ा था कि कोई सदिश ए है और उसके हेड से दूसरा सदिश का टेल अगर लगा है तो ये जो तीसरा सदिश होगा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा? सम होगा। ऐसे होगा। तो देखो, ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो तीसरा सदिश ये खींचा है, ये क्या होगा? इसमें हमें AC बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा? इसमें बिल्कुल होगा सर, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, पुनः त्रिभुज ए सी डी में AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर ये सदिश ऐसे, क्या यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है तो ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू वेक्टर AD इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये प्लस वेक्टर सी। क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं? वैसे ये जो प्रूफ है ये मुझे पॉलीगन लॉ पढ़ाने के बाद बताना चाहिए था, परंतु ठीक है, अभी देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, AD हमने इस तरीके से प्रूफ किया कि AD जो हमारा आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने के बाद वेक्टर सी आया। ठीक है, अब यदि हम लोग ये प्रूफ कर दें कि वही AD वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ूंगा पहले, उसके बाद वेक्टर ए को जोड़ूंगा तो सेम आएगा, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है या फिर ये फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल BCD में BCD में ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो BCD में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? कि BCD में जो BD होगा ये हमें मिलेगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, BD जो हमें मिलेगा, BD वेक्टर होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, अब उसी तरीके से ये वाला हमें मिला है, ये BD मिला B प्लस C, वेक्टर B प्लस C। अब देखना, अब मैं कौन सा त्रिभुज लूँगा? ये और ये मीन्स इन
इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ए डी कितना होगा, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ये और ये इन तीनों का सम मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये पहले ही जुड़ चुका है, अब हम जोड़ रहे हैं वेक्टर ए को। तो यहाँ भी देखो वेक्टर ए डी क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ पर भी वेक्टर ए डी जो है वो क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। तो इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अतः सदिशों का योग जो है वो साचार्य नियम को भी फॉलो करता है और क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है। ये हमने ये दोनों देख लिया, क्लियर है। अब देखते हैं कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। समांतर चतुर्भुज नियम ग्राफिकल मेथड ही अभी चल रहा है, क्लियर है, ग्राफिकल मेथड ही अभी चल रहा है। तो समांतर चतुर्भुज नियम जो होता है वो कहता है हमसे सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम। तो देखो इसमें होगा क्या कि इसमें जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर का सम अगर हम लोग देखते हैं तो वे को इनिशियल वेक्टर होते हैं। मीन्स एक ही बिंदु से दो वेक्टर ऐसे खींचे गए होते हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्लियर है, ऐसे वेक्टर बी ये है, ठीक है। तो इन अगर ऐसे वेक्टर, ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट्स सेम हो तो उनको हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम से सॉल्व कर सकते हैं या योग फाइंड कर सकते हैं। इनका जो ये विकर्ण होगा आर, ये हमें बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम को, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम को। इसको हम लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं भाई, इमेजिनरी ऐसे। तो इनका जो डायगोनल होगा ये हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम को बताएगा, क्लियर हुआ। हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद आता है पॉलीगन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभुज नियम, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम मीन्स पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ या यूँ कहे कि बहुभुज नियम कब लागू होता है। बहुभुज नियम तब लागू होता है जब दो या दो से अधिक सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, पॉलीगन लॉ। जैसे अभी अभी हमने किसको लगाया था, साचार्य नियम को सॉल्व करने के लिए लगाया था ना, तो वो यहीं से है, पॉलीगन लॉ को। पॉलीगन लॉ मुझे पढ़ा लेना था, उसके बाद उसे बताना था। खैर कोई बात नहीं, समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सदिश ऐसे दिए गए हैं, ऐसे ऐसे। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है और ये डी है। इनका हमें योग करना है, इनका हमें योग करना है। तो जिस तरीके से ये हैं उसी तरीके से आप इनको शिफ्ट कर लो, लिख लो। वेक्टर ए है भैया, है ना, उसके बाद वेक्टर बी है, उसके बाद वेक्टर सी है और उसके बाद वेक्टर डी है। क्या इस तरीके से ये जो सदिश हैं, देखो हमने उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, ज्यों का त्यों है। अगर वेक्टर ए नीचे की तरफ था तो हमने नीचे की तरफ वेक्टर ए को ऐसे बना लिया। वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है तो हमने वेक्टर बी को इधर की तरफ खींच लिया। वेक्टर सी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है तो हमने ऐसे खींच लिया, और वेक्टर डी की डायरेक्शन ऐसे है तो हमने ऐसे खींच लिया, क्लियर है। और तो और हमने
सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को भी फॉलो किया। वो क्या कहता था कि कोई सदिश जो आपने खींचा है उसके हेड से दूसरे वाले त्रिभुज का टेल होना चाहिए। तो देखो ये जो मैंने दूसरा सदिश खींचा है उसका टेल पहले वाले सदिश के हेड से मिला हुआ है, और जो तीसरा सदिश है उसका टेल दूसरे वाले के हेड से लगा होना चाहिए। तो देखो हमने ऐसे खींचा है, और उसी तरीके से चौथा सदिश भी। अब जो परिणामी सदिश होगा उसका टेल और अंतिम वाले सदिश का हेड एक दूसरे पर होंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा, मीन्स ये R इज इक्वल टू A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, ये रिजल्टेंट। क्लियर है? तो ये पॉलीगन लॉ कहलाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ से आप क्रिएट कर लो, ऐसे ट्रायंगल ऐसे कर लो और आप सॉल्व कर लो। ये वाला क्या दर्शाएगा, A प्लस B। अब ये ट्रायंगल बन गया ये, तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब इसके हिसाब से ये क्या था, ये तो वेक्टर D था ना, इसे यहाँ पर लिखा तो हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, जो कि हमने यहाँ पर लिख कर दिखाया आपको। तो सही बात है। तो इसी मेथड से हमने अभी आपको कुछ देर पहले आपको साहचर्य नियम सॉल्व करके दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें आगे काम भी आएगा वो है गणितीय विधि, मीन्स क्या है उसको, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो देखते हैं उसको, या मैथमेटिकल मेथड भी बोल सकते हो। तो ग्राफीय विधि में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये देख लो। सदिशों का योग हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो या दो से अधिक सदिश को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। तो सदिशों को जोड़ने के दो मेथड हैं। पहला है ग्राफीय विधि, या यूं कहें कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि, हाँ ऐसे ग्राफीय मेथड। ठीक है, और दूसरा है एनालिटिकल मेथड, मीन्स गणितीय विधि। अब ग्राफीय विधि में तीन प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। एक तो सदिशों के त्रिभुज के योग का नियम, मीन्स ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा है वो है पॉलीगन लॉ। ठीक है ना, पॉलीगन लॉ है जिसको हम लोग बहुभुज नियम बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड, गणितीय विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अगले लेक्चर में हम लोग इस पर सवाल करेंगे ढेर सारे, उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखेंगे गणितीय विधि, बहुत इंपॉर्टेंट गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ये क्या होता है, समझते हैं इसको। अब भाई गणितीय विधि क्या है, एनालिटिकल मेथड क्या है, कि यदि दो सदिश इस प्रकार से खींचे गए हों कि वे किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को क्रिएट कर रहे हो या प्रदर्शित कर रहे हो, तो इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होगा, या यूं कहें कि जो सम होगा, वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा। जैसे अगर समांतर चतुर्भुज इससे खींचा जाए तो क्या वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। तो जो इसका विकर्ण होगा वही इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो। तो देखो यही चीज हमने लिखा है कि यदि दो सदिशों को
इस प्रकार खींचा जाए कि वे समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा प्रदर्शित करें, तो उनका जो परिणामी होगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको जरा हमें निकाल कर दिखाओ कि किस तरीके से हम लोग उनके योग को करेंगे। तो देखो, माना कोई सदिश या ऐसे मान लेते हैं, माना एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से है, समझना भाई। ऐसे क्लियर है? OPQS मान लेते हैं, या इसको S कर लो यार, उसमें क्या है। ठीक है, तो माना एक समांतर चतुर्भुज PQS OPQS है, जिसमें OP वेक्टर जो है उसको हमने वेक्टर A नाम दे दिया है। ठीक है, तथा तो ये OP कितना है, वो वेक्टर A है, और OQ वेक्टर जो है वो कितना है, वेक्टर B है। क्या है वो, वेक्टर B है। अब इसका जो विकर्ण है OS जो है वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर OS जो है वो वेक्टर R हमने उसको बोल दिया छोटा करने के लिए, और वो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है? माना दोनों सदिश A व B के बीच का कोण थीटा है। मीन्स ये जो सदिश A है, A और B, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, तथा परिणामी सदिश R सदिश A से अल्फा कोण बना रहा है। तब अब ये जो हमने R निकाला है, बोला है कि भाई जो वेक्टर R है वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल होगा, वो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? हम लोग जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता तो मैं डायरेक्ट इसका ये जो विकर्ण है वो बता सकता था। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले ये वेक्टर R फाइंड करने के लिए हम लोग इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? देखो, सबसे पहले तो बताओ, ये जो वेक्टर B है, क्या समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि उसके आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, तो क्या ये भी वेक्टर B होगा? हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भैया। ऐसे क्लियर है? ये हमने अलग से ये कोई लाइन ऐसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल है, क्या वही एंगल, एक मिनट, क्या ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ सर, ये भी थीटा तो होगा। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज PMS में
PMS में, ये आ तो रहा है ना कैमरे में, हाँ, PMS में क्या होगा भैया, क्या कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है PM अपॉन कर्ण क्या है PS, तो क्या PM की वैल्यू जो हमें मिलेगी, PM की वैल्यू मिलेगी PS क्या है वेक्टर B है ना, PS क्या है वेक्टर B है, तो वेक्टर B कॉस थीटा मिलेगा क्या, मीन्स जो PM है ये है B कॉस थीटा। उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब मीन्स SM अपॉन कर्ण B हो गया, तो SM बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर B साइन थीटा। क्या ये होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया वेक्टर B साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बस फिर हमारा हो गया। कैसे सर, कैसे सर, देखो क्या इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो पाइथागोरियन प्रमेय लगाओ भाई, पाइथागोरियन प्रमेय लगाओ भाई। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMS में, OMS में, ठीक है ना, पाइथागोरियन प्रमेय, क्या OS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार OM का होल स्क्वायर प्लस का SM का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो OS क्या है, वेक्टर R हमने माना है, वेक्टर R का स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर OM कितना है, OM, O से M, देखो ये इतना तो वेक्टर A है और ये PM, मतलब OM को हम लोग लिख सकते हैं कि OP, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PM का ये होल स्क्वायर है और ये SM का होल स्क्वायर। SM क्या वो B साइन थीटा है, B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रखो भैया OP कितना वेक्टर A प्लस PM कितना वेक्टर B कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है। और वेक्टर B का जब देखो, जब सदिश का हम लोग स्क्वायर करते हैं ना तो वो परिमाण के रूप में हो जाता है, तो B स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको खोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, यहाँ पर वेक्टर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो B स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1, तो हमें मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो जो हमें R की वैल्यू मिले रिजल्टेंट, वो हमें मिला R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। ये परिमाण के फॉर्म में है ये भैया, ये हमने उसका परिमाण निकाल दिया, ठीक है, ये उनका हमने क्या निकाल दिया, परिमाण निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग एनालिटिकल मेथड में फाइंड आउट करेंगे ये सम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण है, तो ये तो परिमाण निकल गया। अभी भी हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता है, तो जो एंगल अल्फा है ये हमें बताएगा उसका डायरेक्शन, तो एंगल अल्फा भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये आप याद रखें, आप इसका परिमाण कैसे हमने निकाला, ठीक है ना। तो एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा में चाहिए ना, तो वही ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OSM में
क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन वेक्टर a प्लस वेक्टर b कॉस थीटा। क्या ये होगा? तो ये हमें बताएगा दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। ये a प्लस ये b कॉस थीटा, तो ये हमारा डायरेक्शन बताएगा और परिमाण हमारा ये दिखाएगा। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल परस्पर 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इनके योग का मान मीन्स परिमाण व डायरेक्शन बताओ। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है जिसका परिमाण कितना है, 3 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर बी है जो कि 4 न्यूटन है, किसी वस्तु पर कार्यरत है, और इन दोनों के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे 30 डिग्री दिया है, ये वेक्टर ए ले लो और ये वेक्टर बी ले लो। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वही, अब तो हम लोग एनालिटिकल मेथड जान ही गए हैं, तो हमें वो ग्राफिकल मेथड पर जाने की ज़रूरत ही नहीं कि ये खींचो वो खींचो ऐसे, ठीक है ना। डायरेक्ट हमें तो डाटा मिल गया, अब सॉल्व करो। इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए भैया। आर बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये परिमाण दिया है, ठीक है ना। तो रखो इसमें √a², ए कितना, 3 3 जा 9, मतलब चलो अच्छे से लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 और कॉस 30 डिग्री, इतना है क्या। इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो क्या ये हो जाएगा, 9 + 16 प्लस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और ये कॉस 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ से ये शायद √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 25, तो 25 प्लस 12√3, ये आपका आंसर होगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये तो इनका परिमाण हो गया, इन दोनों सदिशों के योग का परिमाण हो गया। अब इनका दिशा क्या होगा, दिशा, तो दिशा के लिए हमने आपको क्या बताया कि इन दोनों के बीच का जो कोण, रिजल्टेंट और जो वेक्टर ए के बीच का जो अल्फा है वो फाइंड करो। तो tan अल्फा बराबर, डायरेक्शन के लिए हमने बताया था कि b साइन थीटा अपॉन वेक्टर a प्लस b कॉस थीटा, ऐसे था, ऐसे ही, ठीक है ना। तो b कितना है, b है हमारा 4 न्यूटन, 4, और ये साइन थीटा ये वाला, ठीक है। तो 30 डिग्री अपॉन वेक्टर ए कितना है, 3 + 4 कॉस 30 डिग्री। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 3 + 4 इंटू √3/2। तो 2 ने 4 को मारा तो 2 मिला, 2 ने 4 को मारा तो 2 मिला। तो आंसर आया tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3 + 2√3, है ना। इसका आप परिमेयकरण भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं छोड़ता हूँ डायरेक्ट, है ना। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 + 2√3, ये आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा सदिशों का योग के नियम, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ग्राफिकल मेथड 3 प्रकार का, उसमें सदिश का त्रिभुज नियम, दूसरा हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के जोड़ने के या योग के समांतर चतुर्भुज नियम, और तीसरा हमने पढ़ा बहुभुज नियम, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में हमें केवल और केवल डाटा की आवश्यकता होगी, डाटा आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखकर आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस करेंगे और आगे के भी टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।